नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोबाइल क्लासेज में स्वागत है। कल के वीडियो में आप सभी ने इतिहास की बेसिक जानकारी को पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने कल पढ़ा कि भारतीय इतिहास के काल के बारे में आपने देखा कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं होते और उसमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर ही इतिहासकार को निर्भर होना पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास निर्माण करने के लिए पूर्णतया पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इतिहासकार को आद्य इतिहास का निर्माण करते समय पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों दोनों प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। तो इतिहास का निर्माण करते समय हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इतिहास का जब हम निर्माण करते हैं तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो स्रोतों को हम 3 शीर्षकों में रखते हैं। पहला तो हो गया पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हो गया साहित्यिक स्रोत और तीसरा हम उस स्रोत को रखते हैं तीसरे खंड में जिसमें कि विदेशी जो यात्री आए हैं उनका विवरण उसमें प्राप्त होता है। तो आइए आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर पुरातात्विक स्रोत को देखा जाए तो उसमें हमारे अभिलेख आ जाते हैं, स्मारक या भवन आ जाएंगे, सिक्के जो मिले हुए हैं उनसे हमें कुछ इतिहास निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मूर्तियां हैं उनसे इतिहास निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चित्रकला जैसे अजंता, एलोरा आदि जो चित्रकलाएं हैं, जो मूर्तियों पर या मंदिरों पर जो चित्रकलाएं होती हैं उन चित्रकलाओं के माध्यम से भी इतिहास निर्माण में इतिहासकार को काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो अगर ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण किया जाए तो यह बेसिकली 2 पार्ट में होगा। पहला है पुरातात्विक और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखें तो जैसे ये चार्ट में प्रदर्शित है कि पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेखों को रखते हैं, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां और चित्रकला। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और विदेशी विवरण, इन दोनों का जो है एक ही में समायोजन कर दिया गया है। अगर भारतीय साहित्य को देखा जाए तो इसमें 2 तरह के स्रोत हैं। पहला तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। ब्राह्मण साहित्य में हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण और स्मृतियां, इन सब को रखा जाता है। इन सब का उपयोग अलग अलग इतिहास के कालखंडों के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे वेदों में ऋग्वेद का उपयोग हम ऋग्वैदिक काल के इतिहास निर्माण के समय में करते हैं। अन्य ग्रंथों जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये उत्तर वैदिक काल के इतिहास निर्माण में सहायक हैं। वेदों में आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ उसी के सहायक ग्रंथ हैं। इनको हम जब ऋग्वैदिक और वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तो उस समय विस्तार से चर्चा की जाएगी। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि त्रिपिटक में आपका विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत्र पिटक। विनय पिटक जो है उसमें संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्र पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन है जो कि सूत्र रूप में है। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद है दिव्यावदान, दीपवंश है, महावंश, बुद्धचरित जो अश्वघोष द्वारा लिखित पुस्तक है, इससे ही बौद्ध काल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। अगर जैन साहित्य की बात की जाए तो इसमें भद्रबाहु चरित, भगवती सूत्र, परशिष्ट परमण, कल्प सूत्र, इस तरह से अत्यधिक जो पुस्तकें हैं जैन साहित्य से संबंधित, उन पुस्तकों से इतिहास निर्माण में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। भगवती सूत्र में भी हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 2 ग्रंथ हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बनता है कि किस 2 ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो एक जैन ग्रंथ है जो भगवती सूत्र, और दूसरा अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों से ही 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात की जाए तो इसमें पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसमें पतंजलि का महाभाष्य, यहाँ आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हो गया। बाणभट्ट का हर्षचरित, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो मौर्य काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। अगर अन्य स्रोतों की बात की जाए तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है,
विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास की जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, इन पुस्तकों से इतिहास निर्माण में काफी सहायता प्राप्त होती है। अगर विदेशी विवरणों को देखा जाए तो विदेशी विवरण समय समय पर विभिन्न जगहों से आए जो यात्री हैं उनके जो दिए गए विवरण हैं उनसे भी इतिहास निर्माण में काफी सहायता प्राप्त होती है। जैसे यूनानी एवं रोम से आए जो विदेशी लोग थे, कुछ तो यहाँ आकर के अपने विवरणों को अपने पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया, परंतु कुछ ऐसे यात्री भी हैं, ऐसे विदेशी भी हैं, फॉरेनर भी हैं जो कि यहाँ न आकर कहीं अन्यत्र से भारत के इतिहास को अपने वृत्तांत के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि विदेशी विवरण में हम अध्ययन की दृष्टि से उनको 3 भागों में रख सकते हैं। पहला है यूनानी एवं रोम, दूसरा है चीनी यात्रियों का विवरण, तीसरा है अरबी यात्रियों का विवरण। तो यूनानी एवं रोम में जो हेरोडोटस था, हेरोडोटस और टीसीएस की वृत्तांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन लेखकों ने भारत के विषय में जानकारी ईरान से प्राप्त की है और नियार्कस, एनासिक्रेटीज, अरिस्टोबुलस आदि जैसे लोग जो सिकंदर के समय भारत आए और यहाँ आकर के उन्होंने अपने जो विवरण दिए वो इतिहास के निर्माण के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो आगे मेगस्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो सिकंदर के बाद यूनान का सेनापति बनाया गया था, उसने एक राजदूत मेगस्थनीज नाम का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। इंडिका जो रचना है वो मेगस्थनीज की रचना है और ये मौर्य काल के इतिहास पर प्रकाश डालती है। इसी में इसके बाद यूनानी राजदूत ही था डाइमेकस, जो बिंदुसार के समय शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। टालमी, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क, ये अन्य कई जो है विदेशी लोग हैं जिन्होंने आकर के भारत में अपने वृत्तांत, भारत के बारे में अपने विवरणों को सुरक्षित किया है। अगर चीनी यात्रियों की बात की जाए तो वहाँ से आए जो विदेशी यात्री हैं उनमें सर्वप्रमुख जो नाम है वो महत्वपूर्ण फाहियान का है, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं उसके शासनकाल में आया था। अगर दूसरी बात जो है वो वेनसांग की है, जो वेनसांग था वो हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हर्ष ये
वेनसांग के शासनकाल में यहाँ आया और बौद्ध धर्म के विषय में लिखा। वेनसांग हर्ष के शासनकाल में आया था और यहाँ कई वर्षों तक रह करके उसने भारत की धार्मिक अवस्था के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक दशा का भी वर्णन किया है तथा उसने हर्ष, भास्कर वर्मन, यहाँ के कई शिक्षा केंद्र जैसे तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी, इन सब जगहों पर जा करके उसने उसका वर्णन किया है। किंतु हर्ष का जो दृष्टिकोण था वो मुख्यतः धार्मिक ही था, जिससे जिसका इसके वर्णन पर प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। वेनसांग के जाने के बाद जो है वो इत्सिंग आता है। चीनी यात्रियों में ये तीन जो है वो मुख्य हैं, पहला फाहियान, दूसरा वेनसांग और तीसरा इत्सिंग। अब इनके बाद जो है वो अरबी यात्रियों का विवरण भी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। चूँकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और उसके बाद कई अरबी यात्रियों ने भारत की यात्रा की और अपने विवरण को लिखा। इसमें मुख्य रूप से अलबर्नी का नाम आता है। अलबर्नी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी पुस्तक जो तहकीके हिंद है उसमें इसने भारत के विषय में अपनी जानकारी के अनुरूप वर्णन किया। और दूसरा है अल-मसूदी ने भी भारत की तत्कालीन समय के बारे में इसने अपना वर्णन प्रस्तुत किया। अब उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इतिहास के निर्माण में ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों और पुरातत्व आदि से प्राप्त साक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक इतिहासकार समय विशेष में संबंध रखने वाली साहित्यिक तथा पुरातात्विक सामग्री का उपयोग करके सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। साहित्यिक स्रोतों का उपयोग करके तत्कालीन समय में वह उस काल की विचारधारा को भी ध्यान में रखता है जिससे प्रेरित होकर लेखक ने अपने ग्रंथों की रचना की है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन काल के इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन सभी स्रोतों का उपयोग करके ही इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।